आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, राइट। ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अटेंटिवली आप इन काउंसलिंग सेशंस को आप सुनिए और अटेंड करिए, ओके। और आप बीच बीच में लेफ्ट भी हो जाते हैं तो कोशिश करो कि आप एंटायर काउंसलिंग सेशन में आप हमारे एकेडमिक काउंसलर्स को सुने और उनके साथ में इंटरेक्ट भी करें। यस मैम, प्लीज। जी सर। जब तक आप कंप्लीट सेशंस को अटेंड नहीं करेंगे, ना तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ना ही टॉपिक्स एकदम क्लियर होंगे, हमारे कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे। तो आई थिंक आपको जरूर अटेंड करना चाहिए जब ये फैसिलिटी है हमारे पास, और वो भी घर पे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके टाइप्स, है ना, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, और बैरियर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करेंगे कम्युनिकेशन के फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। तो कम्युनिकेशन क्या होता है वो तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, पर जैसे कि हमारा एक टॉपिक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि टॉपिक से ही क्लियर होता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जब हम किसी ऑफिशियल या किसी हायरार्की या किसी फॉर्मली हम जब किसी पर्सन से करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन हमारा फॉर्मल होता है, ठीक है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब हम कम्युनिकेशन हमारी फ्रेंड्स, हमारी फैमिली मेंबर्स, है ना, जब हम हमारे कोई रिलेटिव्स, जब हम उनसे करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो जैसे एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है फॉर्मल इनफॉर्मल का, तो आपको डेफिनेटली बीच में चार्ट बनाना है और डिफरेंट आइडेंटिफाई करना है। तो आपको ये लिखना है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो हम बिजनेस पर्पस से करते हैं, कुछ एकेडमिक पर्पस से करते हैं, या जिसके पीछे हायरार्की होती है और जिसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। तो वो कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन है, क्योंकि आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनके डेफिनेशंस भी आपसे पूछ सकते हैं, है ना। जैसे कि फॉर्मल लेटर होता है ना, जिस तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है जब हम फॉर्मली बात करते हैं किसी एकेडमिक या बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है, जिसका पीछे कोई ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव होता है ना। जैसे कि मैं आपको एक टर्म साथ के साथ और बताऊंगी, पहले मैं ये क्लियर करती हूँ, तब आपको ये चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। सेकेंडली है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी वो कम्युनिकेशन जब हम we exchange our ideas and our thoughts and opinions to our family members, relatives, and the friends without any purpose and without any protocol and without any rules strictly. तो वो कम्युनिकेशन क्या होगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। तो जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, तो वैसे कम्युनिकेशन में दो टर्म्स है जो बहुत पॉपुलर है आजकल, वो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब कुछ जनरली ये चीज ना सिर्फ कम्युनिकेशन में बल्कि लिटरेचर में और हर जगह बहुत चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो दो पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमेशा। एक तो होता है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एक होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जब हम किसी पर्सन को जज करते हैं या किसी पर्सन के लिए हमारे व्यूज, ओपिनियन, थॉट्स देते हैं बिना किसी प्रेजुडाइज के, बिना किसी प्री कंसेप्शन के, ठीक है। जब हम न्यूट्रल होते हैं, जब हमारा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड न्यूट्रल होता है, हम जुडिशियस होते हैं, और फिर हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन। वी आर न्यूट्रल हियर, ठीक है। हम बिना किसी प्री कंसेप्शन से, बिना किसी प्रिजुडाइज के, अगर हम किसी चीज को, है ना, अगर हम थोरोली जज कर रहे हैं, थोरोली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा कंसेप्शन हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव वो हो जाते हैं जब हम पहले से किसी चीज के लिए धारणा बना लेते हैं, कोई कंसेप्शन बना लेते हैं, प्रिजुडाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे कोई चीज नहीं, कोई पर्सन नहीं पसंद, है ना, तो अगर मैं क्लास में जाती हूँ तो उस स्टूडेंट को या उस पर्सन को, है ना, क्लास में जाते ही मैं उसे डांटने लग जाती हूँ, या अगर वो अच्छी राइटिंग्स भी लिख के ला रहा है तो भी मैं अप्रिशिएट नहीं कर रही, है ना, उसको क्रिटिसाइज कर रही हूँ, है ना, तो वो चीजें क्या हो जाएगी? हमारी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं? पहले से एक प्री कंसेप्शन बना लेते हैं, पहले से हम उसके लिए बायस्ड हो जाते हैं, पार्शियल हो जाते हैं, पार्शियलिटी हो जाती है,
है ना, पहले से हम प्रिजुडाइज्ड हो जाते हैं, प्री कंसेप्शंस बना लेते हैं, तो ये एक डिफरेंट है। तो अब आपको जैसे एग्जाम में क्या आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या मतलब राइटिंग्स भी होती है, जैसे मान लो कोई लेटर लिखा गया है ना, तो लेटर सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव व्यू है, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। यानी सब्जेक्टिव यानी हम उसे खुद मतलब अपने अकॉर्डिंग चीजों को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव जब हम हमारे खुद की लाइकिंग डिसलाइकिंग को सबसाइड करके, है ना, एक प्रोटोकॉल, एक हायरार्की, एक नॉर्मल तरीके से उसको जुडिशियरी जज करते हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दो तरह की राइटिंग्स भी हो सकती है, दो तरह के कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं। और ये जो थॉट है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ना सिर्फ लिटरेचर में, ना सिर्फ कम्युनिकेशन, बल्कि हर जगह यूज होती है। ठीक है, ये एक तरह से एक थॉट है, एक परसेप्शन है। एक मैंने आज आपको करा है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आपके जो टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का, वो बहुत बड़ा है ना, वो काफी बड़ा है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जैसे आपके एग्जाम में मैंने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल बताया था, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब दो फ्रेंड्स, है ना, या आपकी फैमिली मेंबर्स, ठीक है, जब यूजलेसली हम किसी चीज पे बात करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, हम लोग गॉसिपिंग करते हैं, दैट इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एग्जाम में ये आजकल बहुत टर्म आ रही है कि ग्रेपवाइन, ये ऑलरेडी मैंने वैसे करवा दिया था लास्ट क्लास में, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि रिलेटेड है हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किसका पार्ट है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। ठीक है, एक है क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, ये भी वैसे मैंने करवा दिया था लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ। क्रॉस वाइज जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। तो एक है क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जब एक इंफॉर्मेशन हॉरिजेंटल वे में निकल के डायगोनल फ्लो में हर जगह स्प्रेड होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड होती है, तो हम उसे कहेंगे एक तरह से क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। अच्छा, इसको हम कैसे उसको समझ सकते हैं, जैसे कि मानो आप लोग एक जगह मान लो किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, है ना, इस ऑफिस में आपके जो भी कॉलीग्स हैं, ठीक है, जब एक इंफॉर्मेशन एक कॉलीग से दूसरे कॉलीग, एक डिपार्टमेंट से दूसरे, जैसे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, एक इंग्लिश डिपार्टमेंट है, एक अलग डिपार्टमेंट है, तो जब एक इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से सिमिलर लेवल के दूसरे डिपार्टमेंट में स्प्रेड होती है ना, और फिर वो इंफॉर्मेशन अगर हायरार्की तक जाती है, तो हम इसे कहेंगे क्रॉस वाइज, क्योंकि वो क्रॉस भी हो रही है, वो पैरेलल भी चल रही है ना, तो इस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्रॉस वाइज इंफॉर्मेशन और ग्रेपवाइन इंफॉर्मेशन किसे कह सकते हैं। ठीक है, एक और टर्म है, आज मैं बहुत सारी टर्म्स करवा रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा जो टाइम था वो कंप्लीट हो गया था, है ना, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनिक कम्युनिकेशन और एसिंक्रोनिक कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनिक, है ना, सिंक्रोनिक और एसिंक्रोनिक, है ना, इन दोनों में डिफरेंस जनरली पूछ लेते हैं कि सिंक्रोनिक कम्युनिकेशन क्या है और एसिंक्रोनिक कम्युनिकेशन क्या है। सिंक्रोनिक कम्युनिकेशन वो होता है जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे अभी हमारी लाइव क्लास चल रही है, हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमारी क्लास क्या चल रही है, भले ही ऑनलाइन है बट इट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन, तो इसे हम सिंक्रोनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ये बेटा छोटी छोटी टर्म्स है जो एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछी जा रही है, बहुत पॉपुलर है, तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। सिंक्रोनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे आप वीडियो कॉल कर रहे हो, सिंक्रोनिक कम्युनिकेशन, जैसे आप व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हो, है ना, आप उसमें क्या होता है, आप मैसेज करते हो, सामने वाला भी आपको तुरंत रिप्लाई करता है, इंस्टेंटली रिप्लाई करता है ना, तो टू पीपल और टू ग्रुप ऑफ द पीपल, है ना, दे आर एंगेज इन सेम कॉन्वर्सेशन ऑन लाइव कॉन्वर्सेशन, तो वो क्या, जैसे वीडियो कॉल है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, ऑनलाइन क्लासेस है, ये सब सिंक्रोनिक कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। एसिंक्रोनिक में क्या होता है कि वो रिकॉर्ड, जैसे ईमेल है, ईमेल एसिंक्रोनिक है ना। अब जैसे ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वो टाइप ऑफ राइट द एग्जांपल ऑफ एसिंक्रोनिक कम्युनिकेशन, तो लेटर्स हैं, क्योंकि आप लेटर आज लिखोगे, कल पोस्ट करोगे, उसको कब मिलेगा, है ना, तो इन्फॉर्मेशन फेस टू फेस नहीं है ना, फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हो, तो एसिंक्रोनिक
आपका हो जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि रेडियो पे जैसे ज्ञानवाणी है ना, उस पे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, कोई न्यूज आ रही है, कोई एकेडमिक न्यूज आ रही है, ठीक है, स्वयं में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो क्या वो सिंक्रोनिक होगी या एसिंक्रोनिक होगी? ऑल्दो वो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी वो सिंक्रोनस होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो फिक्स टाइम पे आती है, ठीक है, उसका टाइम फिक्स है, उसमें आपकी क्वेरीज भी सॉल्व की जाती हैं, है ना, कि आप उसमें क्वेश्चंस लिखते हो, तुरंत आपको वहां की टीम आपको रिप्लाई करती है, तो वो भी एक तरह से सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का पार्ट होगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि वो रिकॉर्डेड होती हैं, है ना, वो लाइव नहीं है, बट फिर भी वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का पार्ट, जैसे रेडियो है, रेडियो भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का पार्ट होगा, ठीक है। तो अब फॉर्मल कम्युनिकेशन तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक प्रोटोकॉल होता है, और इसमें जो कम्युनिकेशन का वे है वो कंट्रोल्ड होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोटोकॉल होता है, एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को, जैसे हम लेटर लिखते हैं तो फॉर्मेट होता है डेफिनेटली, ऐसा नहीं हम कैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें, कैसे ही हमारे अथॉराइज्ड पर्सन को हम लेटर लिख देंगे, नहीं। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक, मतलब इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस, एक पर्टिकुलर मेथड, एक पर्टिकुलर, मतलब एक तरह से सिस्टम होता है, वो सिस्टमेटिक होता है, ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब है कम्युनिकेशन के कुछ जैसे कि आप देखते हो मेथड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि देखो कम्युनिकेशन के एक नेटवर्क होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मल नेटवर्क मॉडल, है ना, इसमें क्या होता है, फॉर्मल नेटवर्क मॉडल में क्या होता है कि जो सबसे हेड होता है आपकी कंपनी का, वो इंफॉर्मेशन देगा, और फिर वो इंफॉर्मेशन धीरे धीरे सब लोगों में डिवाइड होगी, धीरे धीरे सब लोगों में आएगी, है ना, तो वो हो गया एक तरह से फॉर्मल नेटवर्क मॉडल, ठीक है। अब एक हो गया व्हील नेटवर्क। व्हील क्या होता है? गोल होता है। तो आप सोचो ऐसी क्या हो सकता है कि जिसमें इंफॉर्मेशन गोल गोल घूमे, ऐसे क्या हो सकता है? आप अगर खुद सोचोगे तो आपको पता चलेगा क्या हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि बहुत सारे सबऑर्डिनेट होते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं दूसरे सबऑर्डिनेट्स को, और दूसरे सबऑर्डिनेट रिपोर्ट्स करते हैं अपने से नीचे सबऑर्डिनेट्स को, और धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन गोल गोल घूमती रहती है। हालांकि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आप लोगों को, है ना। फॉर्मल नेटवर्क एक वाई नेटवर्क होता है, एक व्हील नेटवर्क होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन गोल गोल घूमती है ना। एक है आपका मतलब ओल्ड चैनल नेटवर्क। ओल्ड चैनल नेटवर्क में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मतलब हर चैनल पे अलग अलग तरीके से स्प्रेड की जा सकती है। जैसे कि देखो आप समझोगे कि हायरार्की जो हेड होता है, वो ऐसा तो है नहीं जाके सबसे छोटे पर्सन को जाके इंफॉर्मेशन देगा कंपनी की, वो क्या अपने से नीचे वालों मैनेजर्स को देगा, चीफ मैनेजर्स को देगा, चीफ मैनेजर मैनेजर्स को देगा, मैनेजर्स अपने टीम वर्कर्स एम्प्लॉइज को देगा, एम्प्लॉइज, है ना, इस तरीके से देंगे। तो ये एक तरह से चैनल से चलती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मल के कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ, जैसे न्यूज लेटर्स हैं, मीटिंग्स के हैं, मीटिंग्स के हम लोग मेमोड्रम्स बनाते हैं, जैसे मान लो कोई फॉर्मल मीटिंग हो रही है ना, मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है तो उसके मेमोड्रम्स बनते हैं, उनके मिनट्स बनते हैं, तो वो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। और ईमेल हो गया, वो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। ईमेल हम कभी भी ग्रेपवाइन लैंग्वेज में नहीं लिख सकते या इनफॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। बुलेटिन बोर्ड है, दैट इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेटर्स जैसे कि मैं आपको बता दिया, न्यूज लेटर्स भी, न्यूज लेटर्स होते हैं ना, जैसे आपकी कॉलेजेस में आप, है ना, वहाँ पे एक न्यूज लेटर छपता है, एक मैगजीन ईयरली या बाय ईयरली, है ना, जो भी है, तो वो होती हैं। मेमोज होते हैं, नोटिस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती है, बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं। तो ये सारी हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक तो होता है जैसे फॉर्मल मोड्स, अब मैं आपको बताऊंगी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। फॉर्मल इनफॉर्मल तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं बताती हूँ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, 3 मोड्स होते हैं किसी से भी बात करने के, 3 मोड्स। आप ये लिखते रहना क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी टर्म्स हैं, है ना, क्योंकि आप सोचोगे मैम क्या बताती बताती क्या बताने लग गई है ना, स्विच हो रही है, ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये समझ में आ गई तो आपको पूरा प्रोसेस डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा। अगर हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो पहला मॉडल होगा ट्रांसमिशन मॉडल, है ना, जिसमें
इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है ना, मतलब ट्रांजिशन होता है इंफॉर्मेशन का, स्प्रेड होती है इंफॉर्मेशन। एक टेबल जो सबसे हायरार्की है, जो सबसे हेड है, वहां से इंफॉर्मेशन सब जगह स्प्रेड हो रहा है। ट्रांसमिशन मॉडल, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन वापस आना जरूरी नहीं है, लेकिन वहां से स्प्रेड होना जरूरी है। जैसे कि ऑर्डर्स होते हैं, रूल्स होते हैं। अभी रूल्स कहाँ से आए, है ना, प्रिंसिपल की डेस्क से आए और सबको फॉलो करने पड़ रहे हैं, है ना। लेकिन हम थोड़ी ना, स्टूडेंट्स वापस थोड़ी ना प्रिंसिपल को रूल्स दे सकते हैं, कि वो थोड़ी ना देंगे, लेकिन रूल्स हमें वहां से मिले, तो ट्रांसमिशन मॉडल हो गया। सेकंड है रेसिप्रोकल मॉडल। रेसिप्रोकल मॉडल में क्या होता है कि आप किसी से शेयर कर रहे हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, सामने वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको फिर दे रहा है। अगर रिक्वायरमेंट है तो वो आपको करेक्शन भी कर रहा है, अगर रिक्वायरमेंट है तो वो आपको सजेस्ट भी कर रहा है, चेंजेस भी हो रहे हैं। फिर एक नया कम्युनिकेशन, नई इंफॉर्मेशन निकल के सामने आती है, और हो सकता है उसमें भी अमेंडेशन हो जाता है, रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू आइडियाज, है ना। तो कहने का मतलब है रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल मतलब आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन का आप भी उसे दे रहे हो, वो भी आपको दे रहा है। तो पहला था ट्रांसमिशन, सेकंड था रेसिप्रोकल, ठीक है। थर्ड है हाईलाइटिंग एजम्पशंस, जिसमें क्या होता है, हाईलाइटिंग एजम्पशंस में क्या होता है कि पहले से कुछ अज्यूम कर लिया जाता है किसी भी सिचुएशन को, और उस अकॉर्डिंग हम प्री प्लानिंग, जैसे मान लो कोई एग्जाम आ रहे हैं, है ना, जैसे मान लो आपके एग्जाम्स बहुत ही पास हैं, है ना, एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो आप उसके लिए प्री प्लान करते हो कि इस दिन मैं इतने टॉपिक्स यूनिट कंप्लीट कर लूंगी, इस दिन मैं उसके, है ना, जो PYQs करूंगी, है ना, MCQs करूंगी, उस दिन मैं ये करूंगी। तो आपने पहले से प्लान करा, ठीक है। तो हाईलाइटिंग एजम्पशन में क्या होता है कि सिचुएशन को एज्यूम करके पहले से उसकी पॉइंट्स को, एक रूपरेखा जो भी है वो रेडी कर ली जाती है, और फिर उस अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड होते हैं। जैसे मान लो कोई इवेंट होने वाला है ना, कुछ भी इवेंट होने वाला है, तो सब लोगों के बीच में पहले स्प्रेड कर दी जाती है, सबकी जो भी ड्यूटीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, फिर इस अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब आपने देखा फॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने सारे टाइप्स हैं। पहले हम पढ़ते थे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, है ना, बस दो ही है पार्ट। लेकिन आज आप देखोगे फॉर्मल कम्युनिकेशन की बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताए, बहुत सारे पार्ट्स बताए, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन एक तरह का नहीं है, फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत तरह के हैं, है ना, बहुत तरह के हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा सा मैं अब आपको सेकंड पॉइंट आज करवा देती हूँ, क्योंकि आज मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट ही करवाना है, आपको लिसनिंग स्किल्स भी थोड़ा सा कंप्लीट करवाना है, तो हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक। तो अब हम बैरियर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने कम्युनिकेशन के बैरियर्स सिर्फ पॉइंट में डिस्कस किए थे, डिटेल में नहीं करे थे। आज मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो हमारे कम्युनिकेशन के सबसे बड़े बैरियर्स, चाहे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो, वो इनफॉर्मल हो, चाहे वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, लेकिन सबके बैरियर्स एक ही होते हैं, ठीक है। पहला बैरियर मैंने आपको बताया था फिजिकल, सेकंड बताया था साइकोलॉजिकल, थर्ड बताया था मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल, एक मैंने आपको बताया था सिमेंटिक बैरियर्स, एक मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल बैरियर। यानी ये 5 बैरियर्स बेसिकली हैं जो मेन है। वैसे तो बहुत सारे बैरियर्स हैं, लेकिन ये 5 बैरियर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, हमें एग्जाम्स के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, क्योंकि बैरियर्स पे हमेशा लेंदी वाला बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको इसको, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक तो 7 C's पे क्वेश्चन आता है, एक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आता है ना, और एक आपका, क्योंकि आपका पेपर ही कम्युनिकेशन का, तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स और बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन पे ही पढ़ना है। और फिर आपके बैरियर्स हैं। पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या होता है, आप फिजिकल को आप अपनी बॉडी या फिजिक्स से रिलेट नहीं करेंगे। फिजिकल बैरियर मतलब भौतिक बैरियर, यानी आसपास की फिजिकल कंडीशन। जैसे कि देखो, नॉइज आ रही है, बाहर से कहीं शोर आ रहा है, फिजिकल बैरियर है। इनविजिबिलिटी, अगर मान लो ब्लर है, लाइट चली गई है, अंधेरा हो गया है, तो फिजिकल बैरियर, यानी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है ना। एक एनवायरमेंटल और फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, मान लो बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, जिस वजह से आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो ही नहीं पा रही है। आप सामने वाले की, मान लो कोई मतलब जो भी है, किसी की बात को सुन ही नहीं पा रहे हो, है ना, यू आर अनेबल टू टॉक, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझने में, है ना, कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पा रहे हो, तो वो बैरियर, सारे बैरियर्स क्या होंगे, फिजिकल। जैसे कि आपकी
इल हेल्थ है तो वो भी फिजिकल बैरियर में ही आ जाएगी, है ना। जैसे मान लो कंजेस्टेड है, कहीं पे आप जाके बैठ रहे हो, वहां पे बहुत कंजेस्टेड है, प्लेस नहीं है बैठने के लिए प्रॉपर, पुअर लाइटिंग है, ठीक है, और लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सब भी फिजिकल बैरियर का ही पार्ट होगा। सेकेंड है साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बीच में डिफरेंस बताया था, तो जो सब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट था वो साइकोलॉजिकल बैरियर पे फिट होता है। मतलब आप पहले से किसी के लिए प्रेजुडाइज हो जाते हो, ठीक है। अगर आपका ईगो आ जाता है, मान लो आपकी, जैसे कोई होता है ना कि ये मेरे रिलेटिव है पर मैं उससे बात नहीं करती, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या आ गया, ईगो आ चुका है ना, क्योंकि उसने मुझे अपनी बर्थडे पे नहीं बुलाया था इसलिए मैं भी अपने बर्थडे पे नहीं बुलाऊंगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ईगो आ गया, ठीक है। although she or he is the relative but you are not calling on the birthday, क्योंकि उसने भी नहीं बुलाया था, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक ईगो आ गया। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकली बैरियर है। अब हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सके, बहुत फ्रूटफुल कम्युनिकेशन हो सके, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है ड्यू टू साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो जैसे आपने अगर किसी के प्रति प्रेजुडाइज्ड हैं, किसी के प्रति पार्शियल हैं, बायस्ड हैं, तो वो भी साइकोलॉजिकल बैरियर होगा, ठीक है। ईगो आ जाता है तो साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे आप बहुत फैटिग हो जाते हो, बहुत थक जाते हो, मान लो आप बहुत वॉक करके आए हो, एक लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग जर्नी करके आए, ट्रेवल करके आए हो, फिर आपको आते ही बोले कि इससे ये बात करनी है और इस चीज पे मीटिंग करनी है, तो यू आर अनेबल टू टॉक, यू आर अनेबल टू टेक द मीटिंग, है ना, तो अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो दैट इज अगेन द बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। जैसे आप रिजिड हो, कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं, है ना, दे आर वेरी रिजिड अबाउट दियर, है ना, जो भी है कि मुझे ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, तो बहुत एडामेंट होते हैं, है ना, तो रिजिडिटी ऑफ थॉट है, दैट इज अगेन द साइकोलॉजिकल बैरियर। डिसइंटरेस्ट, आपको कोई सी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है ना, तो वो क्योंकि आपका मन, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर ही होगा। प्रीवियस लर्निंग भी साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। जैसे मानो मैंने किसी चीज के बारे में पहले से कुछ सुन रखा है, प्रीवियस नॉलेज है, और वो जो प्रीवियस नॉलेज है दैट इज इम्प्रॉपर, है ना, दैट इज नॉट ट्रू एक्यूरेट। अब मैं उसके आगे की इंफॉर्मेशन अगर उस टॉपिक पे किसी से लूंगी या पढ़ूंगी, तो मेरी कभी भी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होगी और रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे, मेरा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव्स कभी भी गेन नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी प्रीवियस नॉलेज रॉन्ग है, मैंने पहले से एक धारणा बना रखी है, या मेरी स्टार्टिंग की बेसिक नॉलेज ही गलत है। जैसे जनरली स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जब तक आप 8, 9, 7 का 10 का नहीं पढ़ोगे तब तक आप हायर एजुकेशन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बेसिक नॉलेज ही नहीं है ना, तो आप कैसे आप सीधा आगे की स्विच कर पाओगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही सेम कम्युनिकेशन में भी होता है। कल्चरल डिस्पैरिटी, है ना, जैसे मानो रेशियल डिफरेंसेस होता है, किसी कास्ट में क्या ट्रेडिशंस होते हैं, कैसा हर एक कास्ट में, हर एक स्टेट में, हर एक रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो कल्चर डिफरेंसेस भी कम्युनिकेशन को हमेशा एक तरह से बैरियर करते हैं, कम्युनिकेशन को रोकते हैं, बाधाएं प्रकट करते हैं, तो दैट इज अगेन द साइकोलॉजिकल बैरियर। तो आपको एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे, तो आप ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, ये एग्जाम्पल्स आपको नोट डाउन भी करने पड़ेंगे और आपको पता भी होना चाहिए कि किस तरह का बैरियर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक स्पेशलाइज्ड है हमारे सिलेबस में, तो डेफिनेटली हमें इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप ये मान के चलो, एक बहुत मैनी ईयर्स बैक ऐसा होता था कि लोग कम्युनिकेशन को सिर्फ एक नॉर्मल सा टॉपिक मानते थे, कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि अच्छे से बात करना, कम्युनिकेशन का मतलब है आई कांटेक्ट करो, थोड़ा अच्छे से बात कर लो। अब जो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कम्युनिकेशन वो नहीं रहा है कि हम किसी से बात ही कर रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन हो गया। आजकल कम्युनिकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि उसको सॉफ्ट स्किल में काउंट करा है। आजकल अगर आपको कहीं जॉब चाहिए, रिक्रूटमेंटल स्किल्स चाहिए, वोकेशनल स्किल्स चाहिए, तो उसके लिए कम्युनिकेशनल स्किल्स होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी टीम वर्क, है ना, ये सब चीजें सॉफ्ट स्किल्स में आता है, क्योंकि ये आपने डिग्री या हार्ड स्किल्स नहीं है आपकी, ठीक है, ये सॉफ्ट स्किल्स है जो आपकी पर्सनालिटी को देख के पता चल जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सिलेबस में या बीए ऑनर्स या बीए में आ रहे हैं, बल्कि कॉम्पिटिशन्स में भी बार बार कम्युनिकेशंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं।
चाहे वो कितना भी, मतलब ये जो टर्म्स है ना, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, ये सब टॉपिक्स कंपटीशन में भी आ रहे हैं। आप ये सोचो, ये पॉइंट्स, ये टर्म्स वहां भी पूछी जा रही है, तो ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट, आई थिंक आप समझ पाएंगे। थर्ड मैं आपको बताती हूँ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? जैसे मानो कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, जहां पे ये इंफॉर्मेशन की जा रही है, वहां पे अगर डिले ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन डिले हो रही है, वहां इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आ नहीं रही है ना, डिस्टॉर्शन ऑफ द मैसेज टू द डिफरेंट रिसोर्सेज, आपको एक चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए लेकिन वो आपको नहीं मिल रही है। जैसे कई बार होता है कि जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, वो बहुत आई थिंक इम्प्रॉपर है, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लो आप स्कूल जा रहे हो, है ना, अब कल हॉलीडे है या नहीं है अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन वी आर सपोज टू गेट हॉलीडे टुमारो, है ना, ड्यू टू एनी फेस्टिवल, लेकिन हमारे पास अभी नोटिस पे नहीं आया है ना, ना ही हमारे ग्रुप में मैसेज आया है, तो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो एक तरह से डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज हो गया, इम्प्रॉपर ऑफ द मैसेज हो गया, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो इसका ये है। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं आपको, मतलब डिले हो जाना ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होगा, क्योंकि उसके प्रोसेस के अंदर आपको प्रॉब्लम आई है ना, आपको मिल ही नहीं रही वो इन्फॉर्मेशन, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। योर माइंड इज ऑक्यूपाइड इन द पर्टिकुलर थॉट कि मुझे ये हो, मुझे पता चल जाना चाहिए था। अब पूरे टाइम आप मैसेज स्क्रॉल करके देख रहे हो, अभी तक तो मैसेज नहीं आया इन्फॉर्मेशन कि हॉलीडे है या नहीं, तो आपका टाइम क्या हुआ? वेस्ट हुआ, वेस्ट हुआ ना, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के लिए बैरियर हो गया। सेकेंड है डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज। जैसे मान लो एक इंफॉर्मेशन है ना, वो आप तक आती 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 उसमें बहुत चेंज हो गया, क्योंकि वो बहुत चैनल के थ्रू, बहुत पर्सन्स के थ्रू आपके पास आई है, इसलिए उसमें बहुत क्या हो गया? चेंज हो गया। इससे वो इंफॉर्मेशन का जो एक्चुअल सेंस होता है वो लॉस्ट हो गया या सबसाइड हो गया, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बैरियर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है, फिर वो थर्ड को कहता है, फोर्थ को कहता है, जब तक 10th या 9th पर्सन के पास में इंफॉर्मेशन वो सेम आती है तब तक उसमें बहुत चेंज हो चुका होता है। ठीक है, उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड हो जाती हैं, या कुछ उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, या उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है ना। जब मीनिंग ही नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं हो रहा, ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा, इसका मतलब बैरियर है। बैरियर कौन सा हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर्स कौन से बैरियर्स होते हैं जो हमारे लैंग्वेज, ये मैंने लास्ट टाइम आपको अच्छे से कराया था, बट फिर भी मैं थोड़ा सा और एग्जांपल्स के थ्रू कर देती हूँ, क्योंकि आई थिंक इस बार डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले, अगर आप अनसुटेबल वर्ड्स यूज करते हो, अनसुटेबल लैंग्वेज यूज करते हो, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन यूज करते हो, एक्रोनिम्स यूज करते हो, जैसे आपने देखा हो ना सोशल मीडिया में बहुत सारे एक्रोनिम्स यूज हो रहे हैं, एब्रिविएशंस यूज हो रहे हैं, जो हम एक्चुअल लाइफ में नहीं, इमोजीज यूज कर रहे हैं हम लोग कम्युनिकेशन के ड्यूरेशन में। अब आप सोचो, इमोजी आपको तो पता है पर सारी दुनिया को थोड़ी पता है, वो एक ऑथेंटिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं, है ना। हम तो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए इमोटिकॉन्स या इमोजीज यूज कर रहे हैं, बट इमोजी इज नॉट द राइट वे टू कम्युनिकेट, टू कन्वर्स, लेकिन वी आर यूजिंग सच। तो हम क्या कर रहे हैं? सिमेंटिक बैरियर हो गया। लेक ऑफ क्लैरिटी, अगर हमारे सेंटेंस में, हमारे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट, जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं ना जिसमें एम्बिग्विटी होती है, डबल मीनिंग होता है, आप कुछ और कहना चाह रहे हो, सामने वाला उसका कुछ और मीनिंग समझ रहा है। जैसे आप जनरली किसी को बहुत ही सिंपल वे में कह रहे हो, लेकिन सामने वाला उस सेंटेंस को अदरवाइज ले लेता है, हर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से मान लो सेंटेंस में एम्बिग्विटी आ गई है, डबल मीनिंग आ गए हैं, डबल सेंसेस आ गए हैं, तो वो सिमेंटिक बैरियर, यानी लैंग्वेज, वर्ड और मीनिंग से में अगर कोई चेंज होता है तो वो बैरियर क्या होगा? सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, तो आई थिंक आपको साइकोलॉजिकल बैरियर बता दिया मैंने, फिजिकल बैरियर मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको सिमेंटिक बता दिया, ऑर्गेनाइजेशनल बता दिया। अब है एक इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर यानी एक तो इंट्रा, यानी खुद से, ये मैंने आपको बताया था इंट्रा कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जैसे मेडिटेशन वगैरह मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना, जब हम खुद से बात करते हैं। ओ माई गॉड इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रापर्सनल, है ना, ये सब हम कर। अब एक इंटरपर्सनल बैरियर्स क्या होता है? इंटरपर्सनल मतलब आपका दूसरों से जब हम बात करते हैं, तो हमारे कुछ इंटरपर्सनल बैरियर्स होते हैं जिससे कम्युनिकेशन
हिंडर होती है, मतलब कम्युनिकेशन अफेक्ट करती है, एडवर्सली अफेक्ट करती है, तो वो कौन सा होगा? इमोशनल फीलिंग्स। जैसे मान लो अगर आपका किसी से कुछ इमोशन जुड़े हैं, चाहे वो एंगर है, हेट है, लव है, ये कुछ भी इमोशंस है जिस वजह से आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, एक तरह से मतलब वायलेट हो जाता है ना, सबसाइड हो जा सस्पेंड होता है, इफेक्टिवली नहीं हो पाता। तो इमोशनल बैरियर किसके अंदर आएगा? आपके इंटरपर्सनल बैरियर में। ठीक है, वो साइकोलॉजी में नहीं आएगा, वो इंटरपर्सनल में आएगा, क्योंकि आपका दूसरे से एक तरह से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। रॉन्ग टाइप मैसेज है, वो उसमें आएगा। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंटरपर्सनल का एग्जाम में आता है लिसनिंग स्किल्स। अगर आप कोई मैसेज को प्रॉपरली सुन ही नहीं रहे हो, है ना, तो आप उस कम्युनिकेशन पे आगे उसके बारे में कैसे चर्चा करेंगे, आगे उसके बारे में कैसे डिस्कशन करेंगे? यू आर द लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स। इसलिए लिसनिंग स्किल्स किस में आती है? इंटरपर्सनल में आती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, पहले केयरफुली सुनो ताकि आप उसको इंफॉर्मेशन उसमें आगे ज्यादा मतलब उस पर डिस्कस कर पाओ। नॉइज है, रॉन्ग वर्ड्स हैं, रॉन्ग टाइप्ड वर्ड्स हैं, लेक ऑफ अटेंशन है, लेक ऑफ लिसनिंग है, ये सब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आ गया है ना। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बता दिया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और मैंने इसके अलावा आज मैंने आपको बता दिया, आपको काफी बैरियर्स भी बता दिए डिटेल में, क्योंकि बैरियर्स पे आई थिंक डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है ना, चाहे वो शॉर्ट आए चाहे वो लेंथी क्वेश्चन आए, पर डेफिनेटली आता है। अब आपका लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, उसमें लिख रखा है लिसनिंग स्किल्स। जैसे मैंने स्किल्स के बारे में आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि लिसनिंग स्किल्स किसको इनहांस करती हैं? स्पीकिंग को, क्योंकि जितना अच्छा आप सुनोगे उतना अच्छा आप बोलोगे, है ना। अगर आप चाहते कि एक अच्छे स्पीकर बनो तो आप अच्छे पर्सन को सुनो, है ना, उनकी स्टेटमेंट सुनो, उनके जो भी है ऑडिटरी क्वालिटी देखो, कैसे वो बोलते हैं, उसकी स्पीचेस सुनो, उनकी अच्छी बुक्स पढ़ो, सुनो। रीडिंग किसको इंप्रूव करती है? राइटिंग को। ये मैंने खैर आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब चूंकि हमारा एक सब टॉपिक ऑलरेडी दिया हुआ है लिसनिंग स्किल्स, मतलब लिसनिंग स्किल्स का टॉपिक हमारे स्पेशलाइज्ड है, मतलब अलग से दिया हुआ है, तो हमें डेफिनेटली उसको देखना ही पड़ेगा कि लिसनिंग स्किल्स क्या आता है। अब लिसनिंग स्किल्स भी किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्ट स्किल्स का। जिस तरीके से कम्युनिकेशन मैंने अभी आपको बताया था सॉफ्ट स्किल्स का एग्जाम्पल है, लिसनिंग स्किल्स किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्ट स्किल्स का। क्योंकि हर कोई अच्छे से लिसन नहीं कर सकता, है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? पेशेंस चाहिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, एक टेक्निक चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही सुन लेते हैं किसी को, नहीं, उसके लिए एक मतलब एक मेथड होता है। लिसनिंग इज ए आर्ट। सबसे पहले बहुत सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने कहा है लिसनिंग क्या है? एक आर्ट है। बहुत सारी रिसर्च के बाद में बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट ने इस पे रिसर्च करी है और ये कंक्लूड करा है कि लिसनिंग को हमें अंडर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लिसनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और इसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को कि कैसे वो सुने। क्योंकि हम बहुत बार ये होता है कि लेक ऑफ लिसनिंग की वजह से हम चीजें, और 70% स्टेटमेंट्स ही ऐसे होते हैं जो हम सुन पाते हैं, वो भी तब जब हम फुल कंसंट्रेटेड हैं, और जनरल केस में 50%। और कोई इंसान बहुत ही अगर इसका कंसंट्रेशन बार बार अगर मानो डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड या भटकता है, तो सिर्फ 30% स्टेटमेंट्स को ही सुन पाता है, यानी 70% स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस वो नहीं सुनता है। तो लिसनिंग क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये एक स्किल है, मोस्टली यूज्ड बाय अस एंड लिटिल ट्रेनिंग इन दिस। हमें ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें लिसनिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से समझाने की बहुत जरूरत है। अब आप अगर देखोगे ना तो आप देखना बहुत सारी सोशल मीडिया पे लिसनिंग के कुछ वीडियोस बने हुए, लिसनिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, लिसनिंग स्किल्स किसे कहते हैं। तो आजकल लिसनिंग स्किल्स की इंपॉर्टेंस बहुत समझ में आने लग गई है ना। पहले लिसनिंग स्किल्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाता था, लेकिन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ लिसनिंग और हियरिंग में चेंजेस। हियरिंग वो होता है जब हम जिसमें हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब हम कुछ भी चलते फिरते कोई हमें कुछ कहता है हम सुन लेते हैं, है ना, उसके लिए हमें फोकस होने की भी जरूरत नहीं होती है। जब हम जनरल वे में बहुत ही नॉर्मल वे में वो स्टेटमेंट्स को हम सुनते हैं तो वो क्या होगा? हमारा हियरिंग। लेकिन जब हम किसी इंफॉर्मेशन को फुल कंसंट्रेट करते हैं, है ना, कुछ प्लान करते हैं,
कुछ सिस्टमेटिकली उस चीजों को हम लोग एनालाइज करते हैं, है ना। कुछ आप जैसे मान लो किसी राइटर को सुन रहे हो या किसी फेमस पर्सन को सुन रहे हो तो आप कीवर्ड्स भी लिख रहे हो, किसी अच्छे टीचर को सुन रहे हो तो उसके जो भी टर्म्स या जो भी स्टेटमेंट्स वो बता रहा है उसको आप नोट डाउन भी करो, तो वो लिसनिंग होगी जिसमें हम क्या बनाते हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं, स्विच वर्ड्स लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो लिसनिंग एक डिफरेंट है, लिसनिंग नीड्स अटेंशन, ठीक है, वी नीड टू पे अटेंशन फॉर लिसनिंग। और जो हम मीनिंग वो ही सुने जो स्पीकर बोल रहा है, तो ये एक बहुत डिफरेंस होता है। हियरिंग में तो हम कई बार आधी बात सुनते हैं, आधी बात इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, कई बार हम कुछ और समझ ला लेते हैं, सामने वाले ने कुछ और कहा है। तो हियरिंग एक अलग प्रोसेस है ना। हियरिंग तो एक हमारी ईयर की कैपेसिटी है कि जो हमें बोलेगा वो हमें सुन जाएगा, लेकिन लिसनिंग एक माइंड की कैपेसिटी है, वो हमारे कान की कैपेसिटी नहीं है। इसमें जो एक्सरसाइज कौन कर रहा है, माइंड कर रहा है, आपका दिमाग कर रहा है सबसे ज्यादा, है ना, आपके कान नहीं कर रहे हैं। कान तो सिर्फ एक ऑर्गन है, ईयर तो एक ऑर्गन है, जो इंस्ट्रक्शंस माइंड देगा वो डेफिनेटली उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो एक्सरसाइज लिसनिंग में कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका माइंड कर रहा है, आपका ब्रेन कर रहा है, आपका कंसंट्रेशन पावर करता है। तो इफेक्टिव लिसनिंग एक डायनेमिक एक्टिविटी है, ठीक है, विच सीक्स आउट द मीनिंग इंटेंडेड मैसेज and consider their motivation, ठीक है, and elevated the message as it was said by the speaker, है ना। तो इस तरीके से आप उसके डेफिनेशंस भी आपके नोट्स में भी है, आप नोट्स भी रीड करना, ज्ञान कोश पे जो हमारे नोट्स हैं वो भी आप जस्ट रीड करना, यही सारी बातें उसमें भी दी गई हैं, तो उसमें थोड़ा डिटेल में है, तो आप उसको अच्छे से एक बार देखना। अब मैं आपको लिसनिंग पे, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ कि लिसनिंग में कई बार जनरली ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि पुअर लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग के बीच डिफरेंस बताओ। पुअर लिसनिंग, अब पुअर लिसनिंग और इफेक्टिव लिसनिंग कई बार ये टर्म से पूछी जा सकती है। तो थिंक एंड मेंटली समराइज, listens between the line and the tone of the voice and evidence। जब हम सेंटेंसेस को सुनते हैं, ठीक है, तो उसमें स्पीकर की टोन, स्पीकर के द्वारा दिए गए एविडेंसेस, ठीक है, उसकी बातों को हम समराइज करें, उसके सेंस को समझें, और ना सिर्फ समझें, उसके बारे में कॉन्टेम्पलेट करें, मनन करें, थिंक भी करें, जस्ट थिंक आफ्टर। तो ये हो गया इफेक्टिव लिसनिंग का एग्जाम्पल। वाइस वर्सा, पुअर लिसनिंग क्या हो जाएगा, वी ट्राइज टू ब्लेम ऑन द स्पीकर। जैसे मान लो कई बार स्पीच चल रहा होता है, जनरली आप 15 अगस्त और 26 जनवरी में आप मैसेज जो भी स्पीकर्स को सुनते हो, आप क्या कहते हो, बहुत बोरिंग है ना, बहुत कुछ भी अच्छा नहीं बता रहा, कभी खत्म हो तो हम लोग यहाँ से जाएं, कुछ कल्चरल एक्टिविटी हो तो हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। तो जनरली पुअर लिसनिंग में क्या होता है, स्पीकर जो लिसनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, किस पे, स्पीकर्स पे, कि ये क्या है, ड्राई मैसेज। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ये सेशन आपका 4 बजे तक चलेगा। ओके, अभी एक बार हम अपने एकेडमिक काउंसलर को रिक्वेस्ट कर देते हैं दोबारा से जुड़ने के लिए। मैम ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। आई थिंक कुछ नेटवर्क ग्लिचेस की वजह से हमारी क्लास बीच में ब्रेक हो गई थी, कुछ कॉल भी आ रहे थे तो इंस्टेंटली। हाँ हाँ यस मैम। हाँ, तो हम इसको प्रोसीड करते हैं, हमारा लिसनिंग स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इफेक्टिव लिसनिंग में एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट है फाइट अगेंस्ट द डिस्ट्रैक्शंस, कि अगर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत बार होता है, एक जेन्युइन है कि हर एक इंसान का माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, है ना, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा ऑपोजिट चीजों के प्रति ज्यादा, मतलब उसके प्रति अट्रैक्ट हो, मतलब जो काम हमें मना करा है करने के लिए उसके लिए हम अट्रैक्ट होते हैं जनरली, है ना। तो डिस्ट्रैक्ट होता है हमारा माइंड, कभी भी हम जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं हम उसे फॉलो नहीं करना चाहेंगे, बल्कि वो चीजें फॉलो करना चाहेंगे जो हमें प्रोहिबिशंस होते हैं, ठीक है, प्रोहिबिटेड होते हैं। तो फाइट अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शन, एक अच्छी लिसनिंग की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि हम लोग डिस्ट्रैक्शन के अगेंस्ट फाइट करेंगे। और पुअर लिसनिंग में क्या होगा, गो डिस्ट्रैक्टेड, गेट्स डिस्ट्रैक्टेड इजीली। थर्ड, आप ये सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पे आप लिसनिंग को एज ए एक्टिविटी फील करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। क्रिटिकल लिसनिंग पे भी फोकस करेंगे। क्रिटिकल लिसनिंग होता है कि आफ्टर लिसनिंग यू आर एनालाइजिंग, है ना, कि जो उसने कहा है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में भी फिट बैठती है या नहीं बैठती है। अगर वो वाकई ही फिट बैठती है तो आप अपने माइंड को और ज्यादा डीपली एनालाइज करेंगे या उस चीजों पे डीपली स्टडी करेंगे, या फिर आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, बिकॉज आपके अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी है ना। तो आप किसी चीज को अप्रिशिएट और क्रिटिसाइज कर सकते हो। इट्स योर ओन व्यूज, ओन थॉट्स। और पुअर लिसनिंग में क्या होता है, हम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हम लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं, हम उस चीजों पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, है ना। इंस्टीड ऑफ डिस्कसिंग द थॉट हम लोग क्या करते हैं, पर्सन को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। जैसे हम बुक को क्रिटिसाइज करें कि हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है ना, साइंस बहुत डिफिकल्ट है, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग या एनालाइजिंग द टॉपिक्स या सब टॉपिक्स, क्योंकि हमें उसकी डीप नॉलेज तो है ही नहीं, है ना। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरीके से अब पुअर लिसन किसको करता है ना, रेसिस्ट करता है न्यू आइडिया को। और एक अच्छा लिसनर न्यू आइडिया को क्या करता है, लिसन करता है, वो रेसिस्ट नहीं करेगा। जब भी कोई नया आइडिया किसी स्पीकर से उसको मिलेगा तो डेफिनेटली उसको रीगेन करेगा, उसको गेन करेगा, उस पर एनालाइज करेगा। तो ये एक अच्छी लिसनिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे कि मानो आपकी बॉडी, हमेशा एक अच्छे लिसनर की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही प्रॉपर होती है, ठीक है, उसकी जो स्टाइल होती है वो बहुत ही अच्छे से होती है, मतलब उसकी जो लैंग्वेज की स्टाइल है वो प्रॉपरली वो सुनता है, प्रॉपरली उसके नोट्स भी बनाता है। जबकि पुअर लिसनर कभी भी अपना डजंट पे या डू नॉट पे द टू मच अटेंशन ऑन द ऑल दिस थिंग्स, बट ओनली पे अटेंशन ऑन द अपीयरेंस, डिलीवरी। जैसे मान लो कोई स्पीकर स्पीच देते टाइम अगर बीच में उसको स्नीजिंग हुई है, या कोई वर्ड का रेपिटिशन हुआ है, या कोई रॉन्ग स्पेल वर्ड हुआ है, तो उसी पे ध्यान देगा पुअर लिसनर। जबकि गुड लिसनर उसके आइडिया पे फोकस करेगा, उसके न्यू थॉट पे फोकस करेगा, न्यू एग्जाम्पल्स पे फोकस करेगा, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग। तो इसमें क्रिटिसाइजिंग जैसा कुछ नहीं होता। अगर क्रिटिसाइजिंग होती है तो वो एक एनालाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू में होती है, ना कि, मतलब एक एनालिसिस होता है, एक हेल्दी एनालिसिस होता है, ना कि किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो एक अच्छा लिसनर हमेशा लिसन्स पेशेंसली, ठीक है, और उसको अच्छे से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी करता है, क्वेश्चनिंग भी करता है, इसका मतलब अटेंटिवली सुन रहा है। लेकिन एक पुअर लिसनर हमेशा क्या करता है, वो कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करता और ना ही चीजों को अच्छे से सुनता है। तो ये कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पुअर लिसनर और एक एक्टिव लिसनर के बीच में डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिसनिंग के क्या है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। लिसनिंग एक ऑटोमेटिक नहीं है। आप सोचो ऑटोमेटिक ही मुझे सब कुछ सुनाई दे, ऑटोमेटिक जो होगा वो हियरिंग होगा। लिसनिंग एक एक्टिविटी है, एक हार्ड वर्किंग एक्टिविटी है। तो जनरली आप लिसनिंग को बहुत इजीली लेते हो कि ठीक है सुन लेंगे, कोई बात नहीं है, हाँ एक स्पीच ही तो सुनना है, सुन लेंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। तो लिसनिंग इज नॉट ऑटोमेटिक, इट रिक्वायर्स पेशेंस, it requires hard work, it requires intentions, it required analysis, ठीक है, it requires the imparting in the sentences spoken by the speaker। जितना स्पीकर बिजी रहेगा ना अपने स्टेटमेंट्स को बोलने में या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देने में, जैसे एक टीचर जितना बिजी एंगेज रहेगा, है ना, कंटेंट को पढ़ाने में, उतना ही लिसनर भी बिजी रहना चाहिए उस चीज को सुनने में, समझने में, लिखने में। बल्कि लिसनर को ज्यादा रहना चाहिए, तभी तो वो चीजों को समझ पाएगा, क्योंकि वो
अननोन टू नोन की ओर जा रहा है, जैसे कि साइकोलॉजी में एक मेथड है अननोन टू नोन और एक है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन एक मेथडोलॉजी, उसमें क्या होता है कि जैसे कि बच्चे को पूर्व ज्ञान जो भी प्रीवियस नॉलेज है उस बेसिस पे उसको आगे का ज्ञान दिया जाता है, तो नोन टू अननोन जाता है ना। एक होता है कि सबसे पहले स्टूडेंट को अननोन चीजों के बारे में बताया जाएगा, फिर धीरे 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 उसको बताया जाएगा कि ये चीजें आपकी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है या आप थोड़ा थोड़ा इनसे मतलब जानते भी हो, है ना, तो familiar भी हो कुछ चीजों के लिए। तो ये मेथडोलॉजी है ना। तो एक तरह से लिसनिंग एक है जो आपको क्या करती है, अननोन की तरफ लेके जाती है, इसलिए आपको बहुत ही फोकस होने की जरूरत है। अब आप देखोगे कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, एडवांटेजेस ऑफ गुड लिसनिंग, जैसे मैंने आपके ही ज्ञान कोर्स का मैटर देखा था तो उसमें दिख रखा था एडवांटेजेस ऑफ लिसनिंग क्या होगा। तो डेफिनेटली बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि आपका कीन जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल माइंड है, वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना, आप चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, आप एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी बनेंगे, है ना, बहुत अच्छे ऑब्जर्वर भी बनेंगे। आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीजों, जो आपने देखा जो अच्छे लिसनर्स होते हैं वो अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीजों में लगाते हैं, ना कि ज्यादा बोलने में, क्योंकि अच्छा लिसनर वही बनता है जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता हो, क्योंकि जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होगा वो रेयर ही ऐसा होता है कि वो एक अच्छा लिसनर बन पाता है ना। जो बैलेंस्ड होता है वो एक अच्छा लिसनर बनता है, जो अपनी स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग और इन सारी स्किल्स में अगर बैलेंस बना पाता है वो एक अच्छा लिसनर बन सकता है। और जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है ना, अननेसेसरी और एक्सेस में बोलता है, वो कभी भी एक अच्छा लिसनर नहीं बन पाता। ठीक है, एक्सेप्शन हाउ ऑलवेज देयर, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। तो एक तरह से मिसकम्युनिकेशन को प्रिवेंट करता है। सबसे बड़ी लिसनिंग की क्वालिटी एडवांटेज क्या है कि मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मिसकम्युनिकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हो, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि इट प्रिवेंट्स द मिसकम्युनिकेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है, एक अच्छी लिसनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएट करती है, एक क्रिटिकल आउटलुक रेडी करती है स्टूडेंट के अंदर, है ना। और एक लिसनिंग जनरली क्रिएट्स द इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स और कंटेंट, एक इफेक्टिव रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ठीक है, तो लिसनिंग ऐसी स्किल है ना, जो इंक्रीज करती है आपका नॉलेज, आपका डेवलपमेंट, आपका इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग्स, ठीक है, और एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी आपकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने डिस्कस करी है। ठीक है, अब आप एक चीज ये भी उसमें बता रखी थी कि टाइप्स ऑफ लिसनिंग हो सकती है। अब आप सोचो कि लिसनिंग में भी कोई टाइपिंग होती है क्या, क्योंकि लिसनिंग भी जिस तरीके से स्पीकिंग बहुत तरह की हो सकती है, जिस तरीके से कम्युनिकेशंस बहुत तरह के हो सकते हैं, तो सिमिलरली हमारी लिसनिंग भी बहुत तरह की हो सकती है। सबसे पहले है कंटेंट लिसनिंग। जैसे आज हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है ना, जो हमारा एग्जामिनेशन कंटेंट है, हम उसको डिस्कस करें। कंटेंट मैटर हमेशा इंफॉर्मेटिव होती है ना, और उसमें हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर सिलेबस से ही डिस्कस करते हैं और हम उसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो हो गया हमारा कंटेंट लिसनिंग। वो ऐसा नहीं है कि सडन ही होगा, कंटेंट लिसनिंग होगा। एक होगा आपका एम्फेटिक लिसनिंग। एम्फेटिक लिसनिंग आजकल बहुत मतलब इस बारे पे बहुत डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आजकल ही ज्यादा पॉपुलर है, ये वर्ड्स तो हमेशा से ही थे, लेकिन आजकल दीज डेज इन वर्ड्स को बहुत ज्यादा, नाउ डेज इस वर्ड को ज्यादा पॉपुलरिटी या रिकॉग्निशन मिली है, क्योंकि लोग इसकी वैल्यू समझने लगे हैं, है ना, इसकी इंपॉर्टेंस समझने लगे, इससे ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है। एम्फेटिक लिसनिंग क्या होती है, एक तरह से थेरेपी होती है, थेरेपेटिक एंड साइंटिफिक वर्ड है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जब एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, जैसे मान लो कोई क्राइसिस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा मतलब डिफिकल्टीज हैं, उस ड्यूरेशन में हम कैसे चीजों को लिसन करके, ऑब्जर्व करके उसका शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको एक तरह से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब ये नहीं कि एम्फेटिक मीनिंग्स जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल ही कर पाते हैं, ये नॉन प्रोफेशनल भी कर पाते हैं, नॉन एम्प्लॉयड भी कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों ने न्यू न्यू आइडियाज दिए थे जो इफेक्टिव थे, एम्फेटिक थे। एम्फेटिक का मतलब जनरली एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब होता है कि लॉजिकल होना, है ना,
और साइंटिफिक होना, मतलब किसी चीज का साइंटिफिक होना ही इम्फेटिक होता है। और अगर कोई चीज साइंटिफिक, इसका मतलब इम्फेटिक भी है, इसका मतलब वो लॉजिकल भी है, इसका मतलब मीनिंगफुल है। तो हमारी जो लिसनिंग है वो एम्फेटिक भी हो सकती है, तो ये भी एक टाइप है ना। जैसे कि आप सिचुएशन को, आप अगर अच्छे एम्फेटिक लिसनर हो तो वो आपको क्या करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, आपके रिलेशनशिप को, आपकी नॉलेज को, आपकी चीजों को क्या करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, चीजों को डेवलप करेगी। एक होता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है कि कुछ लोग सिर्फ इसीलिए चीजों को लिसन करते हैं ताकि नॉलेज गेन हो सकते हैं। जैसे कि एक बेकन का ऐसे है ऑफ स्टडीज, अगर आप पढ़ो तो कभी आपको टाइम मिलेगा तो नेट पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें उसने साफ कह रखा है, बेकन ने, जो कि 15 सेंचुरी से बिलोंग करते थे, कि रेनेसा प्रोज राइटर है, उन्होंने कह रखा है कि बहुत सारे लोग स्टडी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो सारी दुनिया में बता सकें, है ना, एक शो पीस की तरह बता सकें कि मेरे पास ये पर्टिकुलर डिग्री है, या मेरे पास पर्टिकुलर नॉलेज है, या पर्टिकुलर एप्रिसिएशन है। तो वैसे ही आपकी एप्रिसिएशन लिसनिंग सिर्फ इसलिए होती है ताकि आप सबको बता सको कि मेरे अंदर ये नॉलेज है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग रोज न्यूज सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, ताकि उनके पास इतना एम्पल स्कोप या एम्पल मैटर हो, स्टडी मैटर हो या नॉलेज हो कि वो अपने फ्रेंड्स से इस बारे में डिस्कस कर सकें, है ना, उनको नई इंफॉर्मेशन बता सकें। तो उनके फ्रेंड्स के बीच में क्या बन जाते हैं, वो हीरो बन जाते हैं कि देखो इनके पास कितनी इंफॉर्मेशन है ना, ही इज वेरी अपडेटेड पर्सन, ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो ये एक तरह से एप्रिसिएटिव लिसनिंग भी होता है। अब लास्ट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल लिसनिंग, यानी चीजों को एनालाइज करना, मतलब सिर्फ सुनना एक फुल स्टॉप नहीं है। एंड आफ्टर हियरिंग हमें क्या करना है, टू फोल्ड होता है ये, मतलब दो तरह के इसके पर्पस होते हैं। एक तरफ तो आप मैसेज को क्या कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, नॉलेज को गेन कर रहे हो, और ऑन द सेकेंड पॉइंट उसी पर आप क्या करते हो, चीजों को एनालाइज करते हो, न्यू आइडिया, न्यू फैक्ट, न्यू क्रिटिकल जजमेंट को निकाल रहे हो। ये होते हैं आपकी एनालिटिकल लिसनिंग। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार कुछ जो इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहां पे कुछ लोग जाते हैं, अटेंड करते हैं, तो आफ्टर अटेम्प्टिंग कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारे लोगों में बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि हाँ इस पे मैं रिसर्च कर सकती हूँ, ये मेरे लिए फिट रहेगा, है ना, ये भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है मेरा, या ये एक मतलब मैटर फॉर रिसर्च या नॉलेज गेनिंग हो सकता है। तो मीनिंग इज टू से एनालिटिकल लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिकल और इम्फेटिक लिसनिंग है, एप्रिशिएटिव लिसनिंग भी एक पार्ट हो सकती है, और कंटेंट लिसनिंग यानी हम हमारे सब्जेक्ट मैटर, ये जो एकेडमिक लिसनिंग और होती है वो हमारी वो होती है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव लिसनिंग भी एक पार्ट है ना। इंटेंसिव मतलब जब हम चीजों को बहुत ही डीपली स्टडी करके डीपली एनालाइज करते हैं, वो इंटेंसिव होगा। एक्सटेंसिव यानी जिसपे हम सिर्फ, कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि ताकि एग्जाम पास कर लें, है ना, कुछ लोग इसलिए लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि सिर्फ एग्जाम पास कर लें, तो एक्सटेंसिव लिसनिंग होगा। तो इंटेंसिव वो होता है जब आप पूरा 100% इन्वॉल्व हो, है ना। तो लाइफ में सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप अगर किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है, और अगर आप इन्वॉल्व नहीं होते हो या आपका कितना परसेंट इन्वॉल्व होता है, उतने ही परसेंट मार्क्स आपको आपके मार्कशीट में देखने को मिलते हैं, तो वो एक अलग मैटर है। तो आई होप मैं लिसनिंग, आई थिंक इट इज कंप्लीटेड। और ऐसे तो छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं, है ना, लेकिन आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। लिसनिंग आई थिंक मैंने कंप्लीट करा, आज मेरा था कि मैं आपको लिसनिंग अच्छे से करवा दूं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो भी करवा दिया है। आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। आई थिंक स्टूडेंट की साइड में तो कोई क्वेश्चंस मुझे लग नहीं रहे हैं, जी अ, जी। क्योंकि ये स्टूडेंट अपनी जॉब प्रोफाइल उनकी ऐसी है कि उनको ये टाइम कितना सूट करता है, कितना सूट नहीं करता है, क्योंकि जी बहुत जी। सारे स्टूडेंट्स वैसे फीडबैक। तो जो हमारा ई ज्ञान कोश पे जो मैटर है वो बहुत ही इजी वे में बहुत अच्छा सा है, मतलब ऑथेंटिक है। अगर यस, बच्चे चाहें तो उसको पढ़ सकते हो, और अगर ये क्लासेस भी अटेम्प्ट करें तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही कैटलिस्ट होगा, एक तरह से और नॉलेज गेन होगा। तो जितेंद्र सिंह जी, यू हैव रेज द हैंड, यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज आस्क अस। शो
अनम्यूट करिए जितेंद्र जी अपने को। Jitendra Singh, you have any query? Please unmute your. Okay. अच्छा जितेंद्र जी, आप चैट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिए अपनी क्वेरी। जितेंद्र जी, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए अपनी क्वेरी। हाँ जितेंद्र जी, हम आपका स्पीकर को अनम्यूट कर रहे हैं, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुंवर दीपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, राम स्वरूप। हाँ हाँ दीपेंद्र सिंह, लास्ट डेट अभी एक्सटेंड कर दी है विश्वविद्यालय ने। नाउ यू कैन सबमिट असाइनमेंट बाई 30th अप्रैल 2024। सर ये मैंने असाइनमेंट कल जमा करवाए थे, तो इसका अप्रूव कैसे होगा कि ये मतलब जमा हो गए हैं और इसको हम हाँ कंफर्मेशन मिल जाता है तो फिर। यस, अभी मैंने डेटा डाउनलोड किया है और हम अकॉर्डिंगली आपको कंफर्मेशन भेज देंगे। आपका एक बार हम लोग उस पे काम कर रहे हैं, फिर हम लोग सभी स्टूडेंट्स को ईमेल भेज देंगे। और सर ये इसके मतलब बीच यहाँ जमा स्टडी सेंटर में जमा नहीं कराने हैं ना, वो हार्ड कॉपी में। नहीं, अगर आपने ऑनलाइन सबमिट करा दिया है, जो लिंक हम लोगों ने आपके साथ में शेयर किया था, तो आपको हार्ड कॉपी में अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और सर ये मतलब 30 अप्रैल से पहले कंफर्मेशन मिल जाएगा ना कि वो हम लोग हमारी भेज रहे कंफर्म हो हैं, चुकी हम है। लोग अभी भेजेंगे आपको कंफर्मेशन, नेक्स्ट 2-3 डेज में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Dr. Apurva ma'am for nice